बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत के पहुंचने की राह हमवार हुई है, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल है। सेमीफाइनल में आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हिंदुस्तान ने भारतीय टीम ने हराया है। कोहली ने 84 रन की शानदार पारी खेली और श्रेयस अय्यर ने 45 रन बनाए। 9 मार्च को आपको बताएं कि अब खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। तो बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत पहुंच चुका, रसाई हासिल कर ली है भारत ने। और ये बड़ी कामयाबी भारतीय टीम को उस वक्त मिली जब सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारतीय क्रिकेट टीम ने जेर किया। चैंपियंस ट्रॉफी में 5वीं बार अब फाइनल में पहुंच चुका है भारत। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से, 1-2 नहीं 4 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को भारत ने शिकस्त दी है। भारत के लिए कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, श्रेयस अय्यर ने 45 रन की पारी खेली और मोहम्मद शमी जो कि विकेट कीपर के तौर पर धूम मचाते हैं, इस बार भी उन्होंने 3 विकेट लिए। जी हाँ, जडेजा और वरुण चक्रवर्ती की बात करें तो 2-2 विकेट उनकी तरफ से लिए गए और इस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को जेर किया है। 4 विकेटों से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराकर अब फाइनल में भारत पहुंच चुका है। अब 9 मार्च को खेला जाएगा खिताबी मुकाबला, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए आपको सुनाते हैं फैंस क्या कह रहे हैं। जश्न मनाते हुए ये फैंस है, क्रिकेट के दीवाने हैं, जिसमें महिला युवा सभी शामिल हैं और पटाखे फोड़कर नाचते गाते ये भारतीय क्रिकेट टीम अलग अलग जगहों पर देखे गए, अलग अलग राज्यों में ये जश्न मनाते और जश्न में डूबे देखते हुए देखे गए। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, एक तरफ भारत की कामयाबी और उसके बाद देश भर में जश्न का माहौल। तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कई तस्वीरें। भाई साहब ये मत करो, लाइव चल रहा है, इसीलिए रोक रहे थे, आप वीडियो ना बनाओ। तो कुछ हो ही नहीं सकता था। जैसे मैंने कहा था 2 दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराना एज कम्पेयर टू फाइनल में हराने के बहुत ईजी है। आज आपको भी पता है क्योंकि हमें वो आदत हो गई है, हमारे टीम में वो कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें, हमारा कॉम्बिनेशन भी सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो एक धक्का और है, 13 साल बाद अगेन हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़ना, 2023 का वर्ल्ड कप 19 तारीख भूला नहीं था। मैंने सुबह बोला था कि भाई इसका बदला लिया जाएगा और किंग कोहली चलेंगे और बस शतक से बेशक चुक गए, लेकिन शतक के पारी से कम नहीं थी। क्या सिरान वो कहते हैं ना, थोड़ा आए लेकिन बहुत बड़ा आया विराट पाजी का, तो इसीलिए किंग कोहली किंग कहे जाते हैं। 265 रन बन गए थे, कहीं ना कहीं मैच फंस जाएगा क्योंकि पिच ऐसी थी। पर हमारे जो बॉयज़ हैं, हमारी जो टीम है, उनके सामने अगर 300 स्कोर भी बन जाता तो हम चेज कर लेते हैं हमारे, क्योंकि हमें जीतना ही था सर। 2023 की जो कसक थी ना, जो हम साइलेंस कर रहे थे पूरे ग्राउंड को, आज हमने पूरे ऑस्ट्रेलिया को साइलेंस कर दिया, पूरे ऑस्ट्रेलिया को। आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास का आज तीसरा दिन है। शुक्रिया की तहरीक पर आज भी बहस जारी रहेगी। 6 मार्च को आपको बताएं कि सीएम जवाब देंगे तमाम सवालों का। 3 मार्च से आपको बताएं कि असेंबली बजट का इजलास शुरू हुआ है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कि बजट सेशन का आज तीसरा दिन है। कल दूसरा दिन काफ़ी हंगामेदार था। कई अरकान असेंबली की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से सरकार से इंतखाबी वादे जो किए गए थे उसके पूरा करने को लेकर सवाल उठाए। तो आर्टिकल 370 और साथ ही साथ स्टेट हुड की बहाली बड़ा मुद्दा बना रहा। और आज जो तीसरा दिन है वो कैसा रहने वाला है, इसको लेकर आपको बताएं कि शुक्रिया की तहरीक पर आज भी बहस जारी रहेगी और 6 मार्च को सीएम जवाब देंगे। 3 मार्च से शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर का बजट सेशन, जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन। तो आज इजलास का तीसरा दिन है और आज भी शुक्रिया की तहरीक पर बहस जारी रहेगी। और 6 मार्च को वजीर आला सीएम उमर अब्दुल्ला तमाम सवालों के जवाब देंगे। तो असेंबली इजलास के दूसरे दिन एलजी के खिताब पर बहस के दौरान, एलजी के खिताब से ही आपको बताएं कि इस सेशन का आगाज हुआ था और उसके बाद दूसरे दिन एलजी के खिताब पर बहस के दौरान मेंबरान ने, यानी विधायकों ने, अरकान असेंबली ने मुख्तलिफ मसाइल उठाए। कई अरकान ने जल जीवन मिशन की नाकामी का मसला उठाया, जाफरान मिशन, जाफरान की कम होती पैदावार, बिजली, सड़क, टनल्स और तालीम जैसे मामलात को इन तमाम अरकान असेंबली ने, एमएलएज ने उठाया।
हसनैन मसूदी ने कश्मीर के कई इलाकों में आबपाशी की सहूलियात की कमी के बारे में सवाल पूछा। वजीर ज़राअत जावेद डार ने यकीन दिलाया कि किसानों को पानी की सहूलियात फराहम करने के लिए मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएंगी। ज़ाफ़रान की पैदावार में कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। वजीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। MLA ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत कई स्कीमें मुकम्मल नहीं हुई हैं। फारूक शाह ने सियाहत को मजीद फरोग देने के लिए इक़दाम पर जोर दिया। कुछ मेंबरान ने रियासत के दर्जे की बहाली में ताखीर पर तशवीश का इजहार भी किया। वहीं सज्जाद गनी लोन ने कहा कि उन्होंने LG के एड्रेस पर 7 तरामीम जमा कराई थी, 370 जिसमें PSA और सिविलियन किलिंग्स का जिक्र किया गया था। इसके अलावा 4 मुद्दे और थे। स्पीकर इसको कबूल कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतखाबात के दौरान कुछ और बातें करती थी और अब कुछ और राह इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही। मजबूर होकर उन्होंने कहा कि मैंने वॉकआउट किया। आप मेरी बात सुनिए, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो एड्रेस है उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स मूव की थी। कल मैंने वो सबमिट की थी ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास, 7 अमेंडमेंट्स। उसमें 2 ने अलाउ की, 5 अलाउ नहीं की। इस बात पर हमने वॉकआउट किया। उसमें हमने रेस्टोरेशन ऑफ 370 एक रखा था, रिपील ऑफ PSA रखा था, फिर सिविलियन किलिंग्स का रखा था, पुलिस वेरिफिकेशंस का रखा था, और ये बोला था कि 1987 की रिगिंग में प्रूव किया जाए। तो इसमें प्रोसीजर ये होता है दैट वो रख सकते थे स्पीकर साहब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उन्हें डिसअलाउ किया, तो उनके साथ हमारी बहस भी हुई। बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई बिलीव दैट दे आर ट्राइंग टू मजल अस। कि इलेक्शन से पहले तो ये यही बातें करते थे और इलेक्शन के बाद ये कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। इन्हें टोटली बैन लगा दी है। सो दैट्स व्हाई आई वॉकड आउट। वहीं मीर सैफुल्लाह के हिंदुस्तान का पाकिस्तान से मुआवजा करने पर बीजेपी ने सख्त एतराज जताया और असेंबली में हंगामाराई की। बाद में मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और उनका मतलब ये नहीं था जिस अंदाज में इसको पेश किया जा रहा है। तो मीर सैफुल्लाह के दिए गए पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुआवजे को लेकर बयान पर काफी हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि बीजेपी अरकान असेंबली की तरफ से कहा गया कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला, CM उमर अब्दुल्ला माफी मांगे और इसे असेंबली के प्रोसीडिंग से इस बयान को हटाया जाए। जिसके बाद हंगामा बढ़ता देख मीर सैफुल्लाह ने कहा कि उन्होंने बात जो कही थी उसका गलत मतलब निकाला गया है, उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। जिस पर आपको बताएं कि मुदाखलत करते हुए CM उमर अब्दुल्ला भी काफ़ी देर के बाद देखे गए। MLA मीर सैफुल्लाह ने बयान पर सफाई दी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर तमाम चीज़ें सहूलत मैसर हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान में जो सहूलत दी गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ मैं कहना चाह रहा था कि बॉर्डर एरियाज़ में हैं। तो कहीं ना कहीं वो कहते हुए नजर आए कि पाकिस्तान को की तारीफ थोड़ी ना उन्होंने की थी, पाकिस्तान में गरीबी चरम पर है, ये तमाम बातें वो कहते नजर आए। देखिए सफाई में क्या कुछ कहा उन्होंने। मैंने कोई नहीं स्लिप ऑफ टंग, क्यों स्लिप ऑफ टंग ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग क्यों, स्लिप ऑफ टंग ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप सीट पर? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर वो स्पीकर साहब एक्सपेंड करना चाहेंगे तो कर सकते, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। लेकिन मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया पाकिस्तान में। मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ, मैं हिंदुस्तान को लव करता हूँ, प्यार करता हूँ और मैंने हिंदुस्तान की आइन के तहत हमेशा हलफ उठाया है। और मेरा मुल्क पाकिस्तान से बेहतर है और पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, एक बात सुनिए, चाहे आप डेवलपमेंट के लिहाज से कहें, चाहे आप आर्मी के लिहाज से, चाहे आप मतलब मजबूत होने के नाते या इंटरनेशनल लेवल पर अगर कहें तो हिंदुस्तान दूर दूर तक मजबूत है पाकिस्तान से, उसमें कोई शक ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? आपने बात का बतंगड़ा बनाया या मत बनाइए आप। क्यों कंप्रोमाइज किया आपने? अरे यार बीजेपी वालों से पूछ लीजिए, आप बीजेपी वालों से पूछ लीजिए वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैंने कब कहा? मैं थोड़ी बीजेपी वालों की बात मैंने कहा, मेरा क्वेश्चन था केरन जो सेक्टर है वो 6 महीने बंद रहता है बर्फबारी की वजह से,
जैसे आपने करगिल, सोनमर्ग या और एरियाज में टनल्स बनाए हैं, इसी तरह से केरन इलाके में को भी एक टनल बनाई, और वो टनल सिर्फ लोगों के लिए नहीं है, वो आर्मी के लिए भी है, क्योंकि आर्मी को भी दिक्कत है वहां पे। आर्मी भी 4-5 के महीनों के लिए उनके लिए भी रोड ब्लॉक रहता है। कंपैरिजन तब होता है जब आप दो मुल्कों के दरमियान कंपैरिजन करें। मैंने ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं किया है, वहां कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया और पाकिस्तान दरमियान कोई कंपैरिजन है ही नहीं। इंडिया बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा मुल्क है, इंटरनेशनली स्ट्रांग है, ये तो इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, छोटा सा मुल्क है, कमजोर मुल्क है, अंडर डेवलप्ड मुल्क है, ये तो कई बात है। क्या बात कर रहे हैं? मैंने कौन सा कंपैरिजन किया? मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। इस बीच बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने मीर सैफुल्लाह के बयान का मामला उठाया। इस दौरान सैफुल्लाह, नज़ीर गुरैजी और बीजेपी अरकान के बीच काफी गर्म बहस हुई। बाद में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मुदाखलत की और कहा कि कश्मीर के दूसरी तरफ भी तरक्की हुई है, मगर वो चीन के रहमो करम पर हुई है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरफ काम करने की जरूरत है, मगर वो किसी दूसरी ताकत से मदद नहीं मांगेंगे। उन्होंने इस पर सियासत न करने की अपील भी की। और उधर से भी आया। अब पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का कंपैरिजन कैसे हो गया? हालात थे, उन हालात का इजहार यहाँ पे किया और अपनी हुकूमत से गुजारिश की कि उनकी हालात, उसका रिकॉर्ड स्टेट होना चाहिए ना। मैंने कोई कंपैरिजन नहीं किया। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। और थैंक यू। और हाउस के अंदर मैं एक बात कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा कुर्बानियां जो दी है वो आप मिलिटेंसी के खिलाफ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी है। जो लोग बाहर मेरे बीजेपी के दोस्त कह रहे थे कि ये देशद्रोही हैं, देशद्रोही हम नहीं हैं, क्योंकि हमने हिंदुस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी हैं। केरल में जाइए, मैं अभी भी कहता हूँ, मुझे अरेस्ट करके लेके आए, मुझे देशद्रोही कहे, फिर क्या फर्क पड़ता है? मुझे बताओ, जब आप केरल के, ये इनका लीडर क्या है, लीडर अपोजिशन, वहां 90 लाख की गाड़ी चलती है, वहां तारकोल वाला रोड है, वहां बिल्डिंगें हैं, वहां टूरिज्म है, और यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ पावर नहीं है, वहां 24 घंटे पावर है। ये क्या बोल रहा है? क्या सरहद के उस तरफ बहुत तरक्की नहीं की गई? कराई गई, लेकिन सरहद से थोड़ा सा अंदर आके देखें तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने सारा दिखावे के लिए जो है सरहद के आसपास किया और अपने बलबूते पे नहीं किया। जो भी वहां हुआ है वो चीन की मेहरबानी। हमने चलो जितना किया, कम किया, ज्यादा किया, उस पर हम बहस कर सकते हैं, गलत नहीं है। सैफुल्लाह मीर साहब, गुरैजी साहब, हमारे बाकी जो एलओसी के करीब रहते हैं आप, वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन हमने किसी दूसरे मुल्क की मदद नहीं मांगी। हम चीन या अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस से नहीं कह गए जनाब हमारी सड़कें बनाओ। वहां अगर सड़क बनी तो चीन की बदौलत। गुरैजी साहब ने कोर्ट का जिक्र किया, ठीक है ना, अब हमने दिखावे के लिए बॉर्डर पे कोर्ट लोगों को नहीं सजाया, लेकिन बाकी जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई। वहां बॉर्डर के इलाकों पे उन्होंने लोगों को कोट पहनाए, जेब में एक डबल पैसा नहीं। तो अब हमें ना अब इस झगड़े में पड़ना नहीं चाहिए। जहां तरक्की की जरूरत है वहां तरक्की होनी चाहिए। बीजेपी के श्यामलाल शर्मा ने कहा कि आर्टिकल 370 अब एक तारीख है और ये तरक्की की राह में एक बड़ी रुकावट थी। इसने माशरे के बहुत से तबकात को बुनियादी हुकूक से महरूम कर दिया था, मगर अब हर शख्स तरक्की के आसार महसूस कर रहा है। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि कश्मीर कभी एक रूहानी मरकज़ था और ये कभी भाईचारे और सेकुलरिज्म के लिए जाना जाता था। जम्मू कश्मीर के दरमियान एतमाद की कमी को कम करने की ज़रूरत है। बीजेपी मुस्बत किरदार अदा करेगी, उन्होंने कहा। उन्होंने साथ ही कहा कि बीजेपी रियासत की बहाली चाहती है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पहले ही रियासत की बहाली का वादा कर चुके हैं, लेकिन ये मुनासिब वक्त पर किया जा सकता है। इन्होंने उमर हुकूमत से सवाल किया कि वो 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों को मुफ्त सिलेंडर देने का वादा आखिर कब पूरा करेंगे। श्यामलाल शर्मा ने कहा कि वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि कुछ वज़रा कानून साजों को सरकारी तकारीब में नामदू करके इज्जत नहीं दे रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। दुनिया के सबसे विशाल पशु पुनर्वास केंद्र वनतारा की पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया। वनतारा में हाथियों के अस्पताल समेत 2000 से ज्यादा वन्य प्रजातियों के घर। वनतारा अनंत अंबानी का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट।
जम्मू कश्मीर विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन स्थानीय मुद्दों का बोलबाला। जल जीवन मिशन, केसर उत्पादन में कमी, बिजली, शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर की गई चर्चा। संबंधित मंत्रियों ने दिए जवाब। नेशनल सैलाब के दौरान राहत और बचाव कार्रवाई के बारे में मालूमात फराहम करने के मकसद से एनडीआरएफ की टीम ने कठुआ के हीरानगर सब डिवीजन के सरहदी इलाके पाथवाल में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इसमें तलबा और मकामी लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट के ऐसे तरीके सीखे जो आफात के वक्त कारआमद साबित हो सकते हैं। इस मॉक एक्सरसाइज में यहाँ पर अराउंड 200 लोगों ने हिस्सा लिया है और काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पे। ये मॉक एक्सरसाइज का एम था कि अगर कहीं पे फ्लड आ जाता है, जैसे हमारे ये बॉर्डर वाला इलाका लो लाइन एरिया, तो यहाँ पे अगर कोई फ्लड आ जाता है तो उस समय उन्होंने अपनी जान कैसे बचानी है। छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं जिनकी मदद से अगर वो उसको फॉलो करते हैं तो अपनी जान भी बचा सकते हैं और आए डूबते हुए कई लोगों की जान भी बचा सकती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे आए और हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, कैसे हम खुद को बचा सकते हैं, लोगों को बचा सकते हैं। और जो एनडीआरएफ की टीम है उन्होंने हमें सिखाया कि हम घर के सामान से कैसे डिवाइसेस बना सकते हैं और यहाँ पे मतलब जो लोग डूब रहे हैं उनको बचा सकते हैं। हमारे आसपास काफ़ी सारी नहरें, ये तालाब वगैरह हैं और जहाँ पे लोग डूबते रहते हैं तो हम उनको बचा सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हमने देखी यहाँ पे, साइटो मेथड्स वगैरह देखे, वो हमारे लिए काफ़ी एक मोटिवेशनल भी रहा। ऐसी सिचुएशन में कैसे हम ना खुद को काम रखना है, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, ये बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली। और कुछ ऐसे हाउस होल्ड मेथड्स भी बताएं जिसमें हम घर की चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे वाटर बॉटल्स और कुछ खेलने वाला सामान जैसे बास्केटबॉल वगैरह, उसको कैसे यूज़ करके हम अपने आप को रेस्क्यू कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। कश्मीर में पिछले 5 सालों में नौजवान कारोबारियों में नुमाया इजाफा देखने को मिला है। खित्ते के मुनफरिद हालात की वजह से दरपेश चैलेंजेस के बावजूद इन कारोबारी अफराद ने शानदार अज़्म और जिद्दत का मुजाहरा किया है। कामयाबी की कई कहानियां सामने आई हैं। ऐसी एक कहानी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली है जो 3 दोस्तों की है जो अपनी इख्तराई बटर प्रोडक्ट के साथ तूफान से बाजार में आने के लिए तैयार है, यानी तूफानी एंट्री उनकी होने वाली है। इन नौजवान दोस्तों के एक ग्रुप ने जो स्कॉट्स कश्मीर में तालीम हासिल कर रहे हैं वॉलनट बटर की पैदावार का आगाज़ किया, यानी अखरोट से ये बटर बना रहे हैं। ये खित्ते में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। सख्त तहकीक के बाद कारोबारियों को यकीन है कि इनकी इख्तराई मसनूआत नौजवान कारोबारियों की बढ़ती हुई लहर के साथ गूंज उठेगी। कर रहे थे तो काइंड ऑफ हमने इंटरेक्शन की फार्मर्स से, डिफरेंट फार्मर्स से, विलेज से, तो वहाँ पे एक आइडिया आया हमें कि वॉलनट प्रोडक्शन कश्मीर में काफ़ी हो रहा है, वॉलनट का एम्पल प्रोडक्शन हो रहा है, बट उसमें मार्केटिंग अच्छे से नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू जो यूएसए में वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है या आलमंड प्रोड्यूस, उसकी मार्केटिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। तो कश्मीर में जो वॉलनट प्रोड्यूस हो रहा है उसकी मार्केटिंग करने के लिए वी थॉट ऑफ लेट्स मेक इनटू सम प्रोडक्ट दैट वी कैन पुट इन शेल्फ्स इन डिफरेंट मार्ट्स ऑफ इंडिया एंड conquer kind of whole market of mainland India. So that's the idea, that's the focus we are right now on. So there was a fragmented solution of any, मतलब जो भी हम micronutrients या vitamins की बात करते हैं, there was a fragment solution to it. हमें proteins के लिए peanut butter खाना पड़ता था, and then we had to consume fish oil, then we had to take extra tablets for vitamin E and other vitamins. And when you look at the walnut, इसमें ये सारा कुछ था. So there was one solution for every fragmented thing that it had. तो walnut में आपका protein भी हो जाता था and healthy fats, that's omega 3, और जो balance था, the ratio of omega 3 to omega 6, that was perfect. And top of that, जो हमारा fine forms का walnut butter, it has twice the amount of vitamin E. So मेरे हिसाब से एक compact solution था to all the other alternatives present in the market. देखिए मार्केट में अगर हम देखें तो हेल्थ कॉशियस आजकल सारे लोग हो रहे हैं, तो उनको जो है कम्पैक्ट एक डाइट नहीं मिल रहा है। अगर इफ़ वी टॉक अबाउट विटामिन्स लेने होंगे इंसान को या ओमेगा 3 लेने होंगे इंसान को, तो हमें डिफरेंट चीज़ों के लिए तरफ जाना पड़ता है, विटामिन ई टेबलेट्स की तरफ या ओमेगा 3 फिश ऑयल्स हमें लाने पड़ते हैं बाज़ार से। तो हमने वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन बनाया अपने इन लोगों के लिए, ताकि मतलब जो ओमेगा 3 है, विटामिन ईज है, एंड विच इज़ गुड फॉर योर हेयर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, नर्व हेल्थ, तो वो एक कम्पैक्ट सोल्यूशन हमने तैयार किया इन अ शेप ऑफ ए वॉलनट बटर।
शोपियां के मेन टाउन के टक मोहल्ला में मंगल की रात एक भयानक आतिशज़दगी का वाकया पेश आया। इसमें तकरीबन 1 दर्जन दुकानें और 2 रिहायशी मकानात खाकस्तर हुए हैं। इस वाकये से मुतासर खानदार और दुकानदार सख्त परेशान हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आग बहुत तेज़ी से फैली और ज़िले में फायर सर्विस की गाड़ियाँ महदूद थीं, जिसके बाद आग बुझाने की कार्रवाई में मुश्किलात पेश आईं। टाउन में सिर्फ 3 फायर सर्विस गाड़ियां दस्तयाब थीं। लोगों ने जिला इंतजामिया के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए शोपियां में मजीद फायर टेंडर्स की तैनाती का मुतालबा किया है। तो कितने बजे आग लगी है? 3 बजे तकरीबन, रात के 3 बजे। तो कैसे आपको पता चला फिर? बस बाहर से शोर हुआ तो हमें जब बाहर देखा तो यहाँ पे देखा पूरी तरफ से पूरा मोहल्ला जल चुका था, पूरी तरह से जल रहा था पूरा मोहल्ला। फिर उसी टाइम फायर एंड ये इमरजेंसी सर्विस गाड़ियां 2-3 आई उसी टाइम, फिर वो भी लगे अपने काम में। फिर हमने भी पहल की, यहाँ शोपियान के जो आवाम है उन्होंने भी बहुत मदद की उसमें आग बुझाने में, फिर उसी में लगे। तो फायर एंड इमरजेंसी जो सर्विस है वो क्या वक्त पे पहुंचे यहाँ पे? बिल्कुल वक्त पे पहुंचे जनाब। बट बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो शोपियान टाउन है यहाँ पे सुनने में अभी तक आया है, जहाँ तक मेरी मालूमात है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट यहाँ पे खाली 2 गाड़ियां अवेलेबल है। इनको गाड़ियां मंगानी पड़ी बाहर से, जैसे कीगाम से गाड़ियां मंगानी पड़ी, पुलवामा से गाड़ियां मंगानी पड़ी, और पानी का ये भी पानी भी जब इस शोपियान को तहसील का दर्जा था उसके बाद जो है वही 2 गाड़ियां हैं जो आज जब जिला बनने के बाद भी है। बिल्कुल वही 2 गाड़ियां है सर, ये बड़ी अफसोस की बात है। शुक्रगुजार हूँ जो इन लोगों पे हमारी सहायता करते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है कि वो पर्सनली आके यहाँ पे देखें। सुना है मैंने ताजदार साहब आए यहाँ पे, अच्छी बात है, हम शुक्रगुजार ताजदार साहब के एडमिनिस्ट्रेशन के शुक्रगुजार है, लेकिन वो आए और देखे, देखने से कुछ नहीं होगा। ये उनको कदम उठाना चाहिए कि इनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, और ठंड से सर्दी में ये बेचारे क्या करेंगे? बर्फबारी हो रही है, रात भर बच्चों के लेके बाहर है, और ये गुलजाम बिल्कुल बीमार है बेचारा, कम्प्लीटली ये जरा बिल्कुल बीमार है। इसको कल परसों सर्जरी है, इसका कोई गुजारा नहीं। आप देखिए कितने 6-7 दुकानें जल गए। इनका जो रोजी रोटी था ये सिर्फ दुकानों पे चलते, इन्हीं पे मैसर थे, और इनका रहने की जगह नहीं रह गई है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ, खासकर शोपियान के गयूर आवाम से गुजारिश करना चाहता हूँ, वो भरपूर मदद इनको करें। सबसे बड़ी बात है कि रमजान का महीना है, सुबह 4 बजे लोग सहरी के लिए उठे तब पता चला, लेकिन अगर बाकी दिनों में ऐसा मामला पेश आता, यानी गहरी नींद में उस वक्त लोग होते, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा होता। बर वक्त यहाँ पे जो है तमाम लोग आए और आग बुझाने में सब लोगों ने अपनी सहायता दी और एक बड़ा हादसा टल गया। अगरचे करोड़ों रुपए का नुकसान है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है, बार बार कहते हैं, लेकिन साहिब सरबत लोगों के साथ साथ जो इंतजामिया है, जो वक्त हुकूमत है, इनको इन लोगों को मदद के लिए आगे आना चाहिए। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, टाकमाला। आगे बढ़ेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। जी हाँ, रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी पर आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होगी। बड़ी खबर इस वक्त आपको इंजीनियर अब्दुल रशीद से जुड़ी हुई दे रहे हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में आज समाअत होगी। अदालत ने NIA से तलब किया है जवाब, और टेरर फंडिंग मामले में आपको पता है कि इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंजीनियर अब्दुल रशीद से जुड़ी हुई, जो कि इस वक्त तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग मामले में सजा काट रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद हैं। इंजीनियर अब्दुल रशीद की जमानत की अर्जी पर आज समाअत होगी। आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। अदालत ने NIA से जवाब तलब किया है। अब देखना ये होगा कि जब सुनवाई होगी उस वक्त NIA की तरफ से क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर अब्दुल रशीद इस वक्त तिहाड़ जेल में सजा काट रहे हैं, बंद हैं। तो बड़ी खबर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के हवाले से इंजीनियर रशीद से जुड़ी हुई दे रहे हैं। अदालत ने आज NIA से जवाब तलब किया था, तो आज सुनवाई होगी। NIA की तरफ से देखना ये होगा कि क्या कुछ जवाब NIA दाखिल करती हुई दिखाई देती है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है, समाअत होने वाली है। और टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर अब्दुल रशीद, जो कि बारामुल्ला से रुकने पार्लियामेंट हैं, इन्होंने ये तिहाड़ जेल में इस वक्त मुक़य्यद हैं और सज़ा काट रहे हैं।